तीन फॉगलिफ्ट वाले मिलके एक टाइम के ऊपर एक बंडल उतार रहे हैं। इसके ऊपर टच डिस्प्ले है सारी। Just wanted to ask you, like, is American travel start making a good money? वो पता नहीं क्या चक्कर हो गया, कैसे उसका लोड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर से सरप्राइज मिल गया है सुबह सुबह। रातों रात काफी स्नो पड़ गई यार। वो सामने घरों के ऊपर देखो, आपको देख के पता चल रहा होगा। मुश्किल हो जाएगा हमारा भी। रात वेदर तो चेक किया था यार, रात तो 3 बजे तक स्नो बोल रहे थे, पर अभी तक स्नो पड़ रही है बाहर। चक दे स्नो। इस विंटर के बैक टू बैक 2 विंटर स्टॉर्म। जब हम भाई इंश्योरेंस करवाते हैं ना, इंश्योरेंस को हम ये बोल देते हैं कि हमारी कार में विंटर टायर है इंश्योरेंस कम करने के लिए, पर हम डाल देते हैं ऑल सीजन। हमें लगता है कि ऑल सीजन टायर चलते हैं, पर ऑल सीजन नहीं, आपको विंटर टायर चाहिए जब आप इंश्योरेंस को बोल रहे हो। अगर ऑल सीजन के साथ एक्सीडेंट हो गया ना तो फिर चक्कर पड़ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी आपको। तो इसी वजह से अगर इंश्योरेंस को बोला है कि विंटर टायर है तो विंटर टायर जरूर होना चाहिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे। मेरा नाम विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रैकिंग व्लॉग में। ओ भाई, ओ हेलो, किधर देख रहे हो आप? किधर देख रहे हो? इधर चेक करो। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो नए माइक्रोफोन ले लिए हैं। बहुत बंदों की शिकायत थी यार, माइक्रोफोन में ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी माइक हमने लगा लिया है अपना, और अच्छा खासा पैसा भी लगा दिया, पूरा प्रोफेशनल। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। DJI के ले लिए हैं, और इसका जो रिव्यू है मैं ट्रक में जाके देता हूँ, और तब तक हम अपना ट्रक वगैरह सेट कर लें। तो चलो। हाँ जी, सो बॉर्डर वगैरह क्रॉस हो चुका है भाई साहब हमारा, और लगभग 150 किलोमीटर की ड्राइव हो चुकी है। आगे 550 किलोमीटर की ड्राइव और है, 150 से ज़्यादा हो गई होगी थोड़ी सी। 550 किलोमीटर की ड्राइव और है अभी, और बस फ्यूलिंग के लिए रुकना है और किसी जगह पे नहीं रुकना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई। आज हमारा पहला दिन है इस वीक का, तो हमारी जो 36 घंटे की ऑफ होती है, आपको पता होगा कि हमें 36 घंटे की ऑफ लेनी पड़ती है एक वीक के बाद, जब हमारे 70 घंटे लास्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो 36 घंटे की जो हमारी ऑफ है वो अभी 2-2:30 बजे पूरी हुई थी। तो अभी सिर्फ फ्यूलिंग के लिए रुकना है, क्योंकि सुबह डिलीवरी भी करनी है। सुबह डिलीवरी के बाद हमें अपनी बुक भी रीसेट करनी है, 10 घंटे की जो स्लीप डालनी है भाई, बहुत पंगे हैं। तो वो चीज़ भी हमें कंप्लीट करनी है, तो उसकी वजह से हम रुकेंगे नहीं। बाकी ना यार, काफ़ी बंदे ना मुझे कमेंट भी और मैसेज भी आते हैं, इंग्लिश कितनी ज़रूरत है अगर हम ड्राइविंग करते हैं या कनाडा में रहते हैं। काफ़ी बंदों का ये कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली बंदे अभी इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। तो काफ़ी बंदे हैं जो जिनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो सबसे पहले भाई,
अगर हम किसी भी देश में जा रहे हैं तो अगर आज चाहे आप दुबई में जा रहे हो, कि सिंगापुर में जा रहे हो, एशिया की किसी भी कंट्री में जा रहे हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका की किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपको उस देश की लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। वो कोई भी लैंग्वेज है, उस देश की लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको इतनी लैंग्वेज तो ज़रूर आनी चाहिए जितना आप मतलब किसी के साथ कम्युनिकेट कर सको। वो इज़ एम आर वर्ब की फॉर्म वहाँ पे लगा दी, वहाँ पे लगा दी, वो इतनी ज़रूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पर देखा। क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो वर्ब की फॉर्म वो लगा दो, वहाँ पे लगा दो, तो ये सारी चीज़ें की इतनी टेंशन नहीं है। अगर आप थोड़ी सी बात कर सकते हो और समझ सकते हो बंदा क्या बोल रहा है और किसी को समझा सकते हो, यहाँ पर जो भी बंदा इंग्लिश बोलता है उनको आप अगर 2-4 अक्षरों में समझा दो अपनी बात, ज़रूरी नहीं है कि एज़एमआर लगाना, अगर इतना कर सकते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से कभी भी। और बाकी जो एज़एमआर वाली बात है वो मैं भी अगर मैं बात करूँ, मुझे भी एज़एमआर इतने पता नहीं, मैं आपको बताया ही है मैं भी BBA फेल हूँ मैं भी फेल हो गया था अपने कॉलेज में। तो यहाँ पर आके जो जितना भी इंग्लिश सीखी है यहाँ से की है। इंग्लिश मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ है जो सीखी नहीं जा सकती, वो प्रैक्टिस से होती है। क्योंकि एज़एमआर आप जितना मर्जी लगा के देख लो, अगर आप उसको ट्राई नहीं ना करोगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगी। तो अगर जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं तभी ही हमारी बात बनती है भाई। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं भाई फ्यूलिंग वाले स्टॉप के ऊपर और यहाँ से करनी है हमें फ्यूलिंग, क्योंकि डीजल जो है हमारे ट्रक में वो टोटली ख़त्म होने ही वाला था, रिजर्व ऑलरेडी लग चुका था। तो ये पहला पंप है यूएस में एंटर करते, जो हमें पहला पंप आता है उससे हम फ्यूलिंग करते हैं। ओ हो जा भाई ऑन, टाइम ऑलरेडी नहीं है हमारे पास, 1 मिनट में दूसरा पंप भी ऑन कर दूँ। दूसरी साइड तो ब्रोकन है भाई, तो अभी एक बार एक टैंकी फुल कर लेते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पंप चेंज करें। एक भाई आपके लिए सजेशन है, जब भी आप फ्लैट बेड कर रहे हो ना, तो अगर आपके लोड के ऊपर टार्प है तो टार्प का आप ध्यान से ख्याल रखो। अगर आपको फील आ रही है ना तो कहाँ से फटी हुई है। वैसे जो लोडर होते हैं, लोडर इसके नीचे प्लास्टिक का एक पूरा रैप करते हैं जिससे लोड ज़्यादा सिक्योर रहे। अगर टार्प फटी हुई हो ना तो फिर भी लोड सिक्योर रहे। ये पता नहीं क्यों यार बार बार बंद हो जाता है। और अगर ये फटी हुई थोड़ी सी भी भाई रस्ट पड़ती है ना, रस्ट एक दिन में ही पड़ जाती है। अगर आपने एक रात ही इसको बंद करके रखा और इसके ऊपर रस्ट पड़ गई तो लोडर आपका लोड नहीं लेगा। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है ऐसा, वो पता नहीं क्या चक्कर हो गया, कैसे उसका लोड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लोड के ऊपर रस्ट थी और काफ़ी पंगे वगैरह में पड़ गया था वो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फीलिंग आती है कि आपकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को बताओ, 1 घंटा लगा के अगर अपनी टार्प चेंज करनी है तो वो कर लो, इंस्टेड ऑफ वहाँ पे यूएस में 1-2 दिन वेस्ट हो सकते हैं आपके। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो यार। ये पता नहीं यार क्यों परेशान कर रहा है हमें, बंद हो ही जा रहा है बार बार। अब नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये देखो भाई, ये फंडा है इसके साथ, ऊपर वाला हिस्सा ही नहीं है इसका वैसे ये वाला पंप ना काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, पर आज के दिन हाँ मैं हूँ और एक वो उधर भाई है। मैंने ये पंप पहली बार इतना स्लो देखा, ये तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है भाई। हाँ जी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोफोन्स जो हमने बाय किए हैं और मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये हैं भाई DJI के माइक्रोफोन्स। इसमें हमें एक डब्बी मिलती है और एक जो इसका मेन डिब्बा है वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये डिब्बी होती है और वैसे मुझे पता है काफ़ी भाई अगर सोच रहे होंगे लेने को तो मैं आपको सारा प्राइस वगैरह सभी कुछ बता दूंगा। तो ये एक पाउच निकलता है डब्बे के बीच में से और ये एक डिब्बी निकलती है। इसमें जो इसके साथ सामान आता है मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये विंड के लिए होते हैं जो 2 ये मिलते हैं हमें बीच में, एक होता है चार्जर और 2-3 मैनुअल वगैरह भी होते हैं जो हम कार्ड वगैरह मिलते हैं उनके साथ, और एक मिलती है TRS की केबल। ये सामान इसके साथ आता है। तो अभी आपको डब्बी दिखा देता हूँ। इसमें ये 3-4 चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हो। ये माइक होते हैं 2 इनके साथ और एक है रिसीवर। आपको पता है मैं टेक रिव्यू नहीं करता, बस ऐसा ही आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसी वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये एक रिसीवर है, मैं आपको पहले रिसीवर दिखा देता हूँ। ये रिसीवर है इसका, आप देख सकते हो। इसके ऊपर टच स्क्रीन है, सारा टच है ऊपर से, मैं इसको दिखाता हूँ। और ये है इनके ट्रांसमीटर, हाँ ट्रांसमीटर बोलते हैं इनको, ये ट्रांसमीटर है। और साथ में आईफोन और एंड्रॉयड के लिए ये केबल है जो इसको हम अपने रिसीवर के साथ कनेक्ट करके आईफोन के ऊपर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और
जो इसका रिसीवर है आप देख सकते हो, इसके ऊपर टच डिस्प्ले है सारी, हम इसको टच से यूज़ कर सकते हैं। जो भी करना चाहिए हमें सभी कुछ टच में। और क्वालिटी एक नंबर है पूरी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ लगा के इसके ऊपर। हाँ जी, तो कैसी आ रही है आवाज़। और मैंने काफ़ी माइक्रोफोन्स के रिव्यू चेक किए पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। और इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है भाई, वैसे तो इसका जो कनाडा में प्राइस है वो है $440, टैक्स वगैरह डाल के $507 पड़ा है, 507। तो अगर कनाडा में अगर ये आपको चाहिए तो $507 के हैं। अगर इंडिया में चाहिए तो मेरे हिसाब से 30,000 के आसपास या 31,000 रुपीज़ के आसपास ये बनते हैं। ऐसा है भाई, हाथ में पकड़ के इसको ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल है हमारे हाथ में अभी। तो अभी जो भी है तो ये है भाई, अभी मेरे हिसाब से आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दिखाने का कारण ये है क्योंकि लास्ट वालों ने ज़्यादा ही कुछ ओवर ही मूड ख़राब कर दिया। तो चलो, हाँ जी, तो आज हमने अपनी सवारी उठा के अपना घर उठा के रखा है यहाँ पर। तो भाई अभी है हम लोकेशन के ऊपर, तो ये लोकेशन है अभी बंद है ये, बट ये मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ओपन होते हैं। पर यहाँ पर साइड में ना थोड़ी सी जगह थी तो मैंने यहाँ पर पार्किंग लगा ली। तो अभी है भाई सोने का टाइम, हमें दो इजाज़त और मिलता हूँ आपको सुबह मॉर्निंग में। तो तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ जी, तो पिकअप हो चुकी है भाई यहाँ से डन। और ट्रेलर है हमारा एम्प्टी और आगे से हमें करनी है पिकअप। तो पिकअप है 400 किलोमीटर के ऊपर। हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे 2:30 के ऊपर। जो लोकेशन है वो बंद हो रही है 3 बजे। तो हमारे पास पूरा टाइम ही है, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। तो लेट्स गो। हाँ जी, तो पिकअप लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं भाई। पीछे है हमारी पिकअप और यहाँ से हमें स्टील का लोड उठाना है। यहाँ पर ना पूरे टाइम के ऊपर मैं पहुँचा हूँ। वैसे हमारी पिकअप यहाँ से ये 3:30 बजे बंद होते हैं, तो मैं 3:14 या 15 के ऊपर यहाँ पे पहुँचा। पर ऐसा लगता है कि जब ऐसा हो जाए ना और पिकअप दे देंगे तो मज़ा आ जाता है भाई। तो मुझे ऐसा था कि कहीं लेट ना हो जाऊँ यार। थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक पर आ जाता है ना, जहाँ थोड़ा बहुत हाईवे गलत निकाल लिया तो फिर भी काम कभी कभी अटक जाता है। तो यहाँ पर लगा दिया हमने अपना ट्रक, वेट कर रहे हैं, स्टॉप साइन है साथ में और देखते हैं कब आते हैं। और मौसम पूरा जहरीला है आज भाई, हवा चल रही है आज। उधर चेक करो सामने 3 फॉग लिफ्ट वाले मिलके एक टाइम के ऊपर एक बंडल उतार रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक ही ट्रेलर के ऊपर 3 फॉग लिफ्ट वाले हैं, 2 बड़ी हैं और एक छोटी है फॉग लिफ्ट। कोई होगी टेंशन वगैरह लोड गिरने की में भी। जब भी मैं पेंसिल्वेनिया से लोड उठाता हूँ ना, पिट्सबर्ग से ये वाली लोकेशन में, तो यहाँ से ना जब भी मुझे बॉर्डर को जाना होता है तो बीच में से ये जंगल में से निकल के जाना पड़ता है। ये है एल्गेनी नेशनल फॉरेस्ट। मैं इस रोड के ऊपर लास्ट टाइम गया था, अरे भाई बहुत ही गंदा रास्ता है, कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। और ये देखो ये रास्ते से ये सीधा है ना, बॉर्डर को जा रहा है। तो यहाँ से 513 किलोमीटर की ड्राइव है, पर हमें ये वाला रूट लेना है। यहाँ से 632 मतलब लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हमें रूट पड़ रहा है, पर हमें यहाँ से ही जाना पड़ेगा। ये सारा इंटरस्टेट हाईवे है जिसके ऊपर पूरी अच्छी स्पीड बनती है। ये बीच से जाना या ये 30 मिनट फास्ट है, पर ये कार के लिए 30 मिनट फास्ट है। अगर ट्रक लेके जाते हैं इस रोड के ऊपर तो लगा लो कि पूरा ही होता है फिर तो काम। इतना ही इधर से लगेगा, इतना ही इधर से लगेगा। और यहाँ पर ब्रेकिंग, हे Go ahead and spin around. Okay. You'll park right here, right in between these lines. Perfect. The front end of your truck, and you'll need 6 pieces of dunnies laid up. Yeah, got it. तो फाइनली बारी आ गई है हमारी। तो मैंने आपको बता ही दिया हम ऊपर से घूम के आएंगे।
और बाकी देखते हैं क्या बनता है, प्लान अगर चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वो वाला रूट चूज़ किया था पर मुझे वो पसंद नहीं आया था, ना ही कोई नेटवर्क और कर्व आ रही है। अगर हम इधर से भी जाएंगे ना 100 किलोमीटर ऊपर से, इधर से फ्यूल सेव हो जाएगा और उधर ज़्यादा लगेगा फ्यूल। ऐसे जो पैसे मिलते हैं वो पैसे उस रूट से ही मिलते हैं जो ऑफिशियली रूट शो करता है। अगर हम ऊपर से जाते हैं तो वो हमारा नुकसान होता है। तो अभी घूम के हमें ट्रक लगाना है यहाँ पर, आपको दिखा तो सकता नहीं, यहाँ पर मैं खुद से देख रहा हूँ। यहाँ से घूम के वहाँ पर बैग लगाना है, वो जो लाइनें दिख रही हैं आपको। इनकी लोडिंग बहुत फास्ट है भाई, वो आप देख रहे हो ना सामने, फॉकलिफ्ट वाले ड्राइवर ने ऑलरेडी उठा के रखा हुआ है लोड। वो ऑलरेडी किसी ट्रेलर के ऊपर था, उन्होंने वहाँ से उठाया और वो बोल रहे हैं कि बैक कर दे इसके नीचे लोड के, सीधा लोड ऊपर रख देंगे एक ही बार में, डन। हाँ जी, तो ये चेक कर सकते हो आप, ये लोड है हमारे पास। इसके ऊपर टार भी डालनी है हमें आज। हाँ जी, तो लोड हो गया भाई साहब हमारा डन। आप चेक कर सकते हो, काफ़ी टाइम लग गया। जो आपने देखे ना 15-20 सेकंड, वो मेरे 2.5 से 3 घंटे हैं। तो आप चेक कर सकते हो, लोड हमारा रेडी है। और ये जा चुके हैं अभी, सारी जो ज़मीन है मेरे नाम पे करके, मेरी जिम्मेवारी पे है। अभी यहाँ से हम भी निकलते हैं। यहाँ से मैं बोलता हूँ ना तो मेरी आवाज़ इको पे लग रही है यहाँ पे, तो कोई भी नहीं है। तो अभी है भाई यहाँ से निकलने का टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे हमें। तो लेट्स गो। भाई साहब चेक करो यार आप, हमारा जो फ्यूल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है भाई। अभी हम जा रहे हैं पंप के ऊपर, क्योंकि जहाँ से हम निकले ना सबसे पहला पंप आ रहा है फ्लाइंग जे का, और वही पंप था 200 किलोमीटर के ऊपर। तो 200 किलोमीटर तो मैंने कभी चलाया नहीं, और रास्ता भी सारा पहाड़ी था और सिंगल रास्ता था सारा, ऐसे वैसे चलता रहा काम। तो मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था यार अभी तेल ज़्यादा खा रहा है। मैं जो लास्ट टाइम जो मेरा रिकॉर्ड है रिजर्व लगने के ऊपर, मैंने 178 किलोमीटर ट्रक चलाया है हाईएस्ट। तो अभी 200 किलोमीटर की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है पिछले आधे घंटे से। तो अभी जो हमारा है पंप 59 किलोमीटर के ऊपर है पंप, और लगभग वो भी डाउन आ चुका है। वैसे मैंने काफ़ी बंदों से ना पूछा है, वो बोलते हैं कि 300 किलोमीटर ट्रक चल जाता है, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता 300 वाला। तो अभी लेट्स गो, देखते हैं। वाहिगुरू मेहर करे, बस यही है आज। हाँ जी, तो काफ़ी मेहनत के बाद पहुंच चुके हैं भाई पंप के ऊपर। मैं तो सारे रास्ते में रब्बा करता आया हूँ, यही बोल रहा हूँ कि इस बार मुझे पहुँचा दे, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। वैसे मैंने ऐसी गलती कभी भी नहीं करी, मैं हमेशा डीजल रखता हूँ अपने ट्रक में। ये सेकंड टाइम है जो मेरी ऐसी गलती हुई है, पहली बार भी मेरी गलती नहीं थी। मतलब ट्रक नहीं बंद हुआ, पर मुझे लगभग 180 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करनी पड़ी थी, और इस बार मैंने किया 200 किलोमीटर, और काफ़ी हिल्स वगैरह भी थी रास्ते में, और लोड भी पूरा हैवी था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 200 किलोमीटर के आसपास चल जाता है। मुझे लगता है कैब थोड़ी सी टेढ़ी है, हाँ अब सेट है। हाँ जी, तो अभी कर लेते हैं फीलिंग और अंदर से उठाते हैं कॉफ़ी। काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो गया, रास्ते में स्लो आया ना, काफ़ी हिल्स वगैरह थी। तो अभी फीलिंग करके निकलते हैं। ये मेरे हिसाब से इतना टैंक खाली हो गया ना, 200 गैलन से भी प्लस जाएगा भाई इस बार। तक 210 या 20 जाएगा, 220 गैलन के आसपास होगा। और 200 के ऊपर एक बंद हो गया, तो 210 तो पक्का ही है। तो एक भाई मिला है यहाँ पर, और भाई बात करना चाहता है कैमरे को देख के। Hey, how's going, boss? Doing pretty good. I just like to say y'all Canadians are kick ass, and every Canadian I've met so far
It's been awesome. Where are you from? Oklahoma Oklahoma? But you have a trailer with the main plate? company. Oh, the company plate. Okay. Company, you know what I Which mean? city are you from, Oklahoma? Southeastern, Kyoto. Oh, okay. Kyoto is just a little small town, maybe 400 people. Oh, okay. So you are an owner operator, right? No, I just work for a company. Oh, okay. Split Rock. Okay. Just wanted to ask you, Yeah. like, is American travel start making a good money? You can. Maybe better than the Can. Canadians are. Nah, I don't know. I mean, if you're owner operator, I think you make $2 a mile. Mhm. You know, or lease purchase. What's the average per mile price in America? For company driver, Yeah, for company drivers. about 64 cents. 64 for the dry van? Or Yeah, it's a reefer? For a flatbed. For the flatbed, okay. Flatbed reefer's like 55 cents a mile. Okay. In Canada, we have 70 to 80 cents, but it's Canadian cents. Yeah, it matters because you got the US cents, so we got the Canadian cents. Yeah, we got you. मैं टाइम लैप्स बना रहा था ना, तो भाई बीच में आ गया। भाई बोल रहा है कि मुझे भी अपनी वीडियो में ले, तो मैंने उसको बताया कि चैनल है, तो वो उसको बात करने लगा। तो भाई वो बोल रहा था कि जो यहाँ पर कंपनी ड्राइवर्स हैं फ्लैट बेड के, वो बोल रहा है कि 64 सेंट से 70 सेंट्स के आसपास वो पे करते हैं ड्राइवर को US डॉलर। और मैंने कहा ठीक है यार, तो बढ़िया है, फिर तो सेम ही है लगभग। बाकी अगर कोई मिला और ड्राइवर फ्लैट बेड वाला मिला तो उनसे बात करेंगे कि अमेरिका में कितने डॉलर पे करते हैं। तो अभी है हम रेस्ट एरिया के ऊपर। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 40-50 किलोमीटर के ऊपर है, तो मैंने सोचा कि यार 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, क्या करना है, इतनी ड्राइव करके आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं। और ये जो रेस्ट एरिया है पूरा फुल है ट्रकों से। भाई हमारी किस्मत अच्छी थी, यहाँ से ना ट्रक ड्राइवर बहुत जा रहे हैं, उन किसी को पार्किंग नहीं मिल रही। पर जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, एक भाई निकल गया, वहाँ पर हमने अपना ट्रक लगा दिया। वो उधर पीछे है मेरे हिसाब से ट्रक, वो वाला नहीं है। और इधर भी देखो, इधर भी पार्किंग है, नो पार्किंग में भी ट्रक को लगाए हुए हैं बंदों ने। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है ना, स्नो पड़ने के कारण ही थोड़ी सी पार्किंग बिजी है, अदरवाइज इतनी बिजी नहीं होती है इस रेस्ट एरिया के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर यहाँ से 40-45 किलोमीटर के ऊपर है, तो बॉर्डर के ऊपर आज हमें मैनुअली लोड क्लियर करवाना है। हमने पहले भी काफ़ी बार करवाया है, ये पोर्ट का लोड है और इसी वजह से इसको मैनुअल क्लियर करवाया। वैसे मैंने पहले भी बताया, पर मैं आज भी आपको बता दूंगा वहाँ पे जाके कि हमें क्या क्या करना पड़ता है मैनुअल लोड क्लियरेंस के लिए। हाँ जी, तो बॉर्डर हो चुका है भाई हमारा क्रॉस, मतलब बॉर्डर नहीं, बूथ वाला काम हमने निपटा लिया अपना। सबसे पहला जो काम होता है, बूथ के ऊपर जाओ, बूथ के ऊपर बोलो कि मुझे मैनुअली लोड क्लियर करवाना है, तो वो आपको एक ऐसा पेपर देता है जिसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कंपनी की। और फिर हमें जाना है ब्रोकर के पास, वो बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जो ये हमारा ब्रोकर है ना, थोड़ा सा बॉर्डर से बाहर है, बॉर्डर से बाहर निकल के हमें कोई काइंड ऑफ यहाँ पर स्ट्रीट में वॉक करके जाते हैं, वहाँ पे जाना है। कई ब्रोकर ऐसे भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, कई बॉर्डर के ऊपर भी होते हैं, तो बाहर जाना है। तो वहाँ से अभी वो ब्रोकर बंद है, तो ब्रोकर से मैं पेपर वर्क को उठा के लाता हूँ और बाकी मैं आपको बताता हूँ रोड के ऊपर जाके। एक बार ये वाला काम निपटा लें, मैं आपको सभी जो मैनुअल क्लियरेंस के बारे काफ़ी भाइयों को पता होगा, पर काफ़ी भाइयों को हो सकता है ना पता हो, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार अंदर जाएँ। वो रहा हमारा ब्रोकर
उसमें जाना है हमने। ये वैसे बंद है, आफ्टर आवर्स वाला इनका कोई बॉक्स है, वहाँ से हमें पेपर वर्क मिल जाएगा हमारा जो भी है। सबसे पहले तो भाई ये चीज़ जान लेते हैं लोड क्लियरेंस होती क्या है। लोड क्लियरेंस काफ़ी भाइयों को पता नहीं होगा कि लोड क्लियर होता है जब भी हम कनाडा टू अमेरिका जा रहे हैं या अमेरिका से कनाडा आ रहे हैं, दोनों तरफ से जिधर मर्जी जा रहे हैं लोड हमारा क्लियर होता है बोथ साइड से। मान लो अभी हम जा रहे हैं कनाडा से यूएस, तो हमें सारी इनवॉइस वगैरह, वैसे वो हमारा काम नहीं होता, वो डिस्पैच का काम होता है कि ये सारा लोड का डेटा कि कितने डॉलर का है, ये कितने डॉलर का लोड इधर से कनाडा से अमेरिका में जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो डाल देते हैं और उसके बाद हमें मिलता है एक एंट्री नंबर। वो एंट्री नंबर होता है कि हमारा लोड क्लियर है, उसका कन्फर्मेशन नंबर। तो वो हम अपना पेपर वर्क लेके जाते हैं कि हमारा लोड क्लियर है, उसको बोल देते हैं लोड क्लियरेंस। पर काफ़ी लोड जो पोर्ट के होते हैं, पोर्ट जो आप समझ सकते हो कि पोर्ट जो समुद्री जहाज़ों से लोड आता है उनके लोड होते हैं, जहाँ मतलब कई बार लोड क्लियरेंस में प्रॉब्लम आती है, ब्रोकर के साथ प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा उनका सिस्टम, तो तभी हम करवाते हैं मैनुअल क्लियरेंस, वहाँ पे जाके क्लियर करवाते हैं। मैंने भी आज तक मैनुअल क्लियर नहीं करवाया था, पर मैंने अभी करवाना स्टार्ट किया है, तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 3-3.5 साल में मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जब आपको ऐसी की ज़रूरत पड़े आपको पता हो। वैसे मैंने पहले ही बता दिया, फिर मैं बताता हूँ। पहला स्टेप है बॉर्डर के ऊपर आना, दूसरा स्टेप है ब्रोकर के पास जाना, ब्रोकर से पेपर वर्क लेना। अगर ब्रोकर बंद है तो आपका पेपर वर्क वो छोड़ के जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से पेपर वर्क, काफ़ी ब्रोकर होते हैं बॉर्डर के ऊपर। और उसके बाद हमें जाना है CBP, मतलब बॉर्डर पेट्रोल वालों के अंदर। वहाँ पे जाके हमें अपना पेपर वर्क पकड़ाना है। वो 2 या 4 मिनट लगाते हैं, वो अपना लोड क्लियर करके स्टैंप लगा के दे देते हैं और हम गुड टू गो होते हैं। और इतना ही काम है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रोकर का काम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है और इतने ज़्यादा लोड क्लियरेंस के, मैनुअल क्लियरेंस के लोड इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ब्रोकर को भी काफ़ी टाइम लग जाता है क्लियर करने को, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर अगर आपका लोड क्लियर नहीं हुआ तो मैनुअल क्लियर करवा के तो आप जा सकते हो। सबसे पहले अपने डिस्पैच से बात करो कि हम मैनुअल क्लियरेंस के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आप जाके मैनुअल क्लियरेंस के लिए बॉर्डर के ऊपर आ गए, ऐसा नहीं है। आप अपनी डिस्पैच के साथ बात करो ऐसी, अगर वो आपको बोलते हैं कि हाँ भी जा, क्योंकि पहले डिस्पैच आपको बताएगी कि हाँ भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो ये प्रोसेस है मैनुअल क्लियरेंस का। बाकी अगर कोई आपका कोई सजेशन है यहाँ पर भी ऐसा नहीं ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट करो। और अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और बाकी भाई यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, अगर आपने नहीं किया। अगर आपने किया है तो भाई धन्यवाद। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, इससे क्या होता है चैनल की सपोर्ट मिलती है यार थोड़ी सी ना। अगर नींव वगैरह अच्छी होगी ना चैनल की तो ऊपर दीवार जितनी मर्जी बड़ी ले जाए। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं भाई यार्ड में और ठंड बहुत ही कड़ाकेदार है भैया। आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी इस वीकेंड के ऊपर -25 जो नॉर्मल टेम्परेचर है। आज वैसे नॉर्मल टेम्परेचर -7 है, पर जो फीस लाइक है वो -14 के आसपास है। तो इस वीकेंड के ऊपर भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। चलो अभी यार्ड में लगा दिया अपना ट्रक और आज के ब्लॉग को हम यहाँ तक ही रहते हैं। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी लास्ट की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।